रात गहरी हो चुकी थी, हवा में ठंडक बढ़ गई थी। अचानक चंपा की आंखें खुल गई। उसने महसूस किया कि चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। वो झटके से उठी और मोहन को हिलाकर जगाने लगी। मोहन, उठो, देखो कितनी रात हो गई है। मैंने कहा था ना कि आराम मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। मोहन सुस्ती में आंखें खोलकर चारों ओर देखने लगा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर तालाब की ओर गई, वो स्तब्ध रह गया। तालाब के पानी पर गहरी धुंध छाई हुई थी। अचानक धुंध ने आकार बदलना शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे एक भयानक आकृति में बदलने लगी। मोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। चंपा, वो देखो। चंपा तालाब की ओर देखने लगी और उसकी चीख निकल गई। सामने एक विकराल परछाई आकार ले रही थी, जिसकी लाल चमकती आंखें उन्हें घूर रही थी। वो आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। मोहन और चंपा के शरीर कांपने लगे। वे पीछे हटने लगे, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। देखते ही देखते वो भयानक आकृति उनके और करीब आ गई। अचानक जंगल में उनकी चीखें गूंज उठी और घना अंधेरा उन पर छा गया। अगली सुबह गांव में हलचल मची हुई थी। गांव के लोग चौपाल पर इकट्ठा थे। उनके बीच में 2 शव रखे हुए थे, मोहन और चंपा के। उनके शरीर पर गहरे जख्म थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि किसी जंगली जानवर ने नहीं, बल्कि किसी भयानक शक्ति ने उन्हें मारा हो। बिरजू, जो गांव का ही एक व्यक्ति था, उदास खड़ा था। बिरजू, ये तो हमारे गांव के मोहन और चंपा हैं। इन्हें किसने मारा? मुखिया जी, मैं एक काफिले के साथ दूसरे राज्य जा रहा था। रास्ते में हमारा काफिला तालाब के पास रुका था ताकि सब पानी पी सके। वहीं पर मुझे इन दोनों की लाशें मिली। तालाब के पास? हाँ, और इनकी हालत देखिए। मुझे नहीं लगता कि किसी जानवर ने इन्हें मारा है। लगता है जैसे किसी बुरी शक्ति का प्रकोप हुआ हो। गांव वालों, अब से कोई भी शाम के बाद जंगल में नहीं जाएगा। ये मामला साधारण नहीं लग रहा है। अगली सुबह मुखिया जैसे ही सोकर उठा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मुखिया ने उठकर दरवाजा खोला। सामने बिरजू खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा डर से सफेद पड़ा हुआ था। बिरजू, इतनी सुबह क्या हुआ? मुखिया जी, गजब हो गया। अब क्या हो गया? हमारे गांव के रतन की लाश भी जंगल में मिली है। ये सुनते ही मुखिया के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वो गहरी सोच में पड़ गए। अब तो मामला और भी विचित्र हो रहा है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैं यही बात कहने आया हूँ मुखिया जी। अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। हमें ये खबर राजा विक्रम तक पहुँचानी होगी, वरना ये बला हमारे पूरे गांव पर आ जाएगी। दरबार भव्य रूप से सजा हुआ था। सिंहासन पर राजा विक्रम गहरी सोच में बैठे थे। तभी मुखिया और बिरजू आ पहुँचे। कौन हो तुम दोनों? महाराज, मैं हरियालीपुर गांव का मुखिया हूँ और ये मेरे गांव का वासी बिरजू है। महाराज, हमारे गांव में भयानक घटना घटी है। कल जंगल में मोहन और चंपा नामक दंपत्ति की लाश मिली। उनकी दशा देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी बुरी शक्ति ने उन्हें मारा हो। और आज सुबह तो हमें पता चला कि हमारे ही गांव के लकड़हारे रतन की लाश भी उसी जंगल में मिली है। राजा विक्रम चौंक पड़े। उनकी भौहें तन गई। कल जब मोहन और चंपा की लाश जंगल में मिली, तब क्या तुमने गांव वालों को जंगल में जाने से मना नहीं किया था? मैंने सब कुछ सचेत किया था महाराज, लेकिन रतन एक लकड़हारा था। शायद वो लकड़ियां काटने के लिए रात के समय जंगल चला गया हो। राजा विक्रम गहरी सोच में डूब गए। फिर मंत्री जगन्नाथ की ओर देखकर बोले। मंत्री जगन्नाथ, तुम्हारा क्या विचार है? महाराज, मामला गंभीर लगता है। अगर ये किसी साधारण डाकू या जंगली जानवर का काम होता तो लोगों के शरीर पर ऐसे निशान नहीं होते। ये किसी अज्ञात शक्ति का काम हो सकता है। इस मामले की जांच मैं किसी गुप्तचर से नहीं करवाऊंगा। मैं स्वयं इसकी पड़ताल करूंगा। मुखिया और बिरजू राजा की बात सुनकर दरबार से बाहर चले गए। राजा विक्रम दरबार से निकलकर महल के बगीचे में आ गए। हल्की ठंडी हवा बह रही थी। वे गहरे चिंतन में डूबे थे। तभी मंत्री जगन्नाथ वहां आ पहुँचे। महाराज, क्या आप सच में स्वयं जंगल जाने का विचार कर रहे हैं? मंत्री, तुम्हें मेरे शब्दों पर संदेह है? नहीं महाराज, मुझे आपकी वीरता पर कभी संदेह नहीं हुआ, न ही आपके शब्दों पर। परंतु इस समय भावनाओं से नहीं, बल्कि बुद्धि से काम लेना चाहिए। जंगल में कोई अज्ञात और खतरनाक शक्ति है। हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर जंगल में कोई खतरनाक शक्ति है भी, तो मैं उससे डरने वाला नहीं। मत भूलो, मैं केशव नगर का राजा हूँ। अगर राजा ही भयभीत हो जाए तो प्रजा की रक्षा कौन करेगा? परंतु महाराज, मैं हरियालीपुर गांव के जंगल जाऊंगा और कल ही जाऊंगा। राजा विक्रम दृढ़ संकल्प के साथ वहां से निकल गए। मंत्री जगन्नाथ चुपचाप खड़े रहे।
वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन राजा विक्रम की जिद के आगे कुछ नहीं कह पाए। अगली सुबह राजा विक्रम अपने महल में अपनी पत्नी रानी रुक्मणी से बोले, तैयार हो जाओ रुक्मणी, कहाँ जाने की तैयारी करनी है? आज मैं अपने पुत्र राजकुमार आदित्य को लेकर जंगल जाऊंगा। रानी रुक्मणी चौंक पड़ी। लेकिन आदित्य तो अभी मात्र 10 वर्ष का है। तो क्या हुआ, उसे अब से ही सीखना होगा कि शिकार कैसे किया जाता है। जब तक वो देखेगा नहीं तब तक सीखेगा कैसे। रानी रुक्मणी राजा विक्रम की जिद देखकर असमंजस में पड़ गई। इतना बोलकर राजा विक्रम महल के प्रांगण में आ गए, जहां मंत्री जगन्नाथ पहले से खड़े थे। मंत्री जगन्नाथ, 2 सैनिकों के साथ तुम भी मेरे साथ शिकार पर चलोगे। महाराज, जंगल में रहस्यमयी घटनाएं हो रही हैं और आप अपनी पत्नी और पुत्र को साथ लेकर जा रहे हैं। ये उचित नहीं है। इससे समय की बचत होगी मंत्री। जंगल में क्या हो रहा है मैं ये भी देख लूंगा और लगे हाथों शिकार भी कर लूंगा। मंत्री जगन्नाथ राजा विक्रम को रोकना चाहते थे, लेकिन वो जानते थे कि एक बार राजा ने निर्णय ले लिया तो उन्हें बदलना असंभव था। कुछ देर बाद राजा विक्रम अपने पुत्र आदित्य, रानी रुक्मणी, मंत्री जगन्नाथ और 2 सैनिकों के साथ घने जंगल की सीमा पर खड़े थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। दूर एक सुनसान तालाब दिख रहा था, जिसकी सतह पर हल्की धुंध छाई हुई थी। चारों ओर अजीब सी वीरानी थी, जैसे वहाँ जीवन कभी था ही नहीं। मंत्री जगन्नाथ, क्या ये वही तालाब नहीं है जिसके बारे में हरियालीपुर गांव का मुखिया बता रहा था, जहां मोहन और चंपा की लाश मिली थी और बाद में रतन की भी? बिल्कुल महाराज, ये वही स्थान लगता है। आप इस अजीब वीराने को देखिए। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे यहाँ कोई भयावह घटना हो चुकी है। ये स्थान भयावह प्रतीत हो रहा है। राजा विक्रम गहरी सोच में डूब गए। हवा की सरसराहट और पक्षियों की रहस्यमयी चहचहाहट से माहौल और भी रहस्यमयी हो गया। इसी बीच राजकुमार आदित्य, जो केवल 10 वर्ष का था, उत्सुकतावश थोड़ा आगे बढ़ने लगा। रानी रुक्मणी चिंतित स्वर में आदित्य को रोकती हुई बोली, आगे मत जाओ पुत्र, ये जंगल खतरनाक है, यहीं रहो। बकवास मत करो रुक्मणी। मेरा पुत्र अगर अकेले टहल रहा है तो इसमें डरने की क्या बात है? महाराज, वो अभी केवल 10 वर्ष का है। अगर जंगल में गुम हो गया तो? ये मेरा पुत्र है, ये जंगल में गुम नहीं होगा। राजा विक्रम के आत्मविश्वास को देखकर रानी रुक्मणी ने हल्की मुस्कान बिखेर दी। राजकुमार आदित्य जंगल में चहलकदमी करने लगा। कुछ क्षणों के लिए राजा विक्रम और मंत्री जगन्नाथ का ध्यान आदित्य से हट गया। अचानक जंगल में एक दर्दनाक चीख गूंज उठी। ये सुनकर राजा विक्रम, रानी रुक्मणी और मंत्री जगन्नाथ हड़बड़ा गए। सभी चारों ओर देखने लगे, लेकिन आदित्य कहीं नहीं दिखा। मेरा पुत्र आदित्य कहाँ गया? अभी तो यही था। महाराज, ये बहुत ही विचित्र है। अभी कुछ ही क्षण पहले वो यहीं था। राजा विक्रम आवेश में सैनिकों को आदेश देते हुए बोले, खड़े खड़े मेरा चेहरा क्या देख रहे हो? जाओ ढूंढो मेरे पुत्र को। आखिर वो जमीन में समा गया या आसमान में उड़ गया? दोनों सैनिक तुरंत जंगल की ओर भागने लगे। रानी रुक्मणी फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा था महाराज, मैंने आपको बताया था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब पता नहीं मेरे बेटे को कौन उठा ले गया। उसकी चीखें अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है। राजा विक्रम भी अंदर से घबरा गए। तभी सैनिक लौट कर आ गए। उनके चेहरे पर हताशा थी। महाराज, हमने हर तरफ खोजा, लेकिन राजकुमार आदित्य कहीं नहीं मिले। राजा विक्रम अब सच में चिंतित हो उठे। मंत्री जगन्नाथ ने भी निराशा होकर सिर झुका लिया। राजा विक्रम स्वयं आदित्य को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़े, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। थक हार कर राजा विक्रम और रानी रुक्मणी महल लौट आए। राजा विक्रम दुखी मन से मंत्री जगन्नाथ से बोले, पूरे राज्य में ऐलान करवा दो, जो भी राजकुमार आदित्य को ढूंढ कर लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। मंत्री जगन्नाथ ने ऐसा ही किया, मगर कुछ भी सफलता नहीं मिली। राजकुमार आदित्य जंगल में किसी को नहीं मिले। रानी रुक्मणी ने अपने कक्ष में खुद को बंद कर लिया। राजा विक्रम भी गहरे पश्चाताप में डूब गए। काश मैंने अपनी पत्नी की बात मान ली होती। काश मैं अधिक सतर्क रहा होता। समय धीरे धीरे बीतने लगा और देखते ही देखते पूरे 10 वर्ष बीत गए। एक दिन राजा विक्रम महल के बगीचे में बैठे थे। तभी वहाँ पर मंत्री जगन्नाथ आ पहुँचे। मंत्री जगन्नाथ को देखकर राजा विक्रम उदास स्वर में बोले, आज भी मुझे उस दिन का अफसोस है मंत्री जगन्नाथ। काश मैंने अपनी पत्नी की बात मान ली होती। काश मैंने तुम्हारी चेतावनी पर ध्यान दिया होता तो आज मेरा पुत्र आदित्य हमारे साथ होता। महाराज, वो निर्णय सच में गलत था। मैं आपको रोकना चाहता था, परंतु आप मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे।
तभी दूर से दौड़ता हुआ हरिया, जो एक गरीब ग्रामीण था, बगीचे में आ पहुंचा।